मुगल बादशाहों में पहला मुगल बादशाह अकबर था, जिसने राजपूतों के संबंध में एक स्पष्ट नीति अपनाई। अकबर ने राजपूतों के संबंध में मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी और राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के पीछे निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य, अकबर अपने मुस्लिम शत्रुओं, मिर्जाओं, उज्बेगों और अफगानों को समाप्त करना चाहता था। वो जानता था कि बिना राजपूतों के सहयोग के ऐसा संभव नहीं है। दूसरा, अकबर राजपूतों के सहयोग से भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तीसरा, राजपूतों से अच्छे संबंध स्थापित करके वो भारत की हिंदू प्रजा के बीच में लोकप्रियता प्राप्त करना चाहता था। चौथा, राजपूतों से अच्छे संबंध स्थापित करके वो अपने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता था, क्योंकि ज़्यादातर राजपूत राजा राजस्थान के थे। यदि उनसे अच्छे संबंध स्थापित हो जाएंगे तो अकबर की सीमा में जो क्षेत्र हैं उन पर विदेशी आक्रमण यदि होंगे तो राजपूत ही उन क्षेत्रों की सुरक्षा करेंगे। उदाहरण के रूप में यदि सिंध पर विदेशी आक्रमण होंगे, गुजरात पर विदेशी आक्रमण होंगे, पंजाब पर विदेशी आक्रमण होंगे, तो इन क्षेत्रों की सुरक्षा तो राजस्थान के राजपूत राजा ही अकबर की तरफ से कर लेंगे। और एक बड़ा कारण यह था कि अकबर का जन्म ही राजपूत घराने में हुआ था। बचपन उसका राजपूत राज्य में व्यतीत हुआ था, इसलिए राजपूतों के प्रति उसका दृष्टिकोण उदार था। तो ये वो सभी कारण थे जिनके कारण अकबर ने राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। अकबर ने राजपूतों के संबंध में मुख्य रूप से 3 प्रकार की नीतियां अपनाई थीं। पहली नीति थी पुरस्कार एवं दंड की नीति, दूसरी नीति थी वैवाहिक संबंधों की नीति और तीसरी नीति थी धार्मिक स्वतंत्रता की नीति। सबसे पहले पुरस्कार एवं दंड की नीति के आधार पर अकबर ने उन राजपूत राजाओं को पुरस्कृत किया जिन्होंने स्वेच्छा से बिना युद्ध किए अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने ऐसे राजपूत राजाओं को बड़े बड़े मनसब दिए, महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं सैनिक पदों पर नियुक्त किया। उन्हें उनके आंतरिक राज्य में स्वायत्तता दी गई और उनके राज्य की सुरक्षा की गारंटी दी गई। उदाहरण के रूप में जब आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तो भारमल को मुगल दरबार में महत्वपूर्ण पद दिया गया। न केवल भारमल को बल्कि भारमल के पुत्र भगवान दास को और भगवान दास के पुत्र मान सिंह को भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया और आमेर की सुरक्षा की गारंटी दी गई और इन्हें अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता दी गई। लेकिन जिन राजपूत राजाओं ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर ने शक्ति के दम पर उन राजपूत राजाओं पर अधिकार स्थापित किया। उदाहरण के रूप में रणथंबोर के राजाओं ने, गोडवाना के राजाओं ने, मेड़ता और मेवाड़ के राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो अकबर ने सैनिक अभियान भेजे और सेना के माध्यम से अकबर ने गढ़कटंगा या गोडवाना, रणथंबोर और मेड़ता पर अधिकार कर लिया और मेवाड़ का अभियान करके चित्तौड़ में कत्लेआम मचाया। तो राजपूतों के संबंध में अकबर ने सर्वप्रथम कौन सी नीति अपनाई? पुरस्कार एवं दंड की नीति। और फिर अकबर ने राजपूतों के संबंध में वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई। अकबर ये जानता था कि यदि मैं राजपूत राजाओं की वफादारी सुनिश्चित करना चाहता हूं तो मुझे राजपूत घराने में वैवाहिक संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। यदि कोई राजपूत राजा अपने घराने की कन्या का विवाह मुगल घराने में कर देगा तो निश्चित रूप से वो हमेशा मुगलों के प्रति वफादार रहेगा। इसलिए अकबर ने राजपूतों के संबंध में वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई और राजपूत घराने में अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जैसे अकबर ने आमेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर यहाँ के राजपूत राजाओं की कन्याओं से स्वयं विवाह किया। और राजपूतों के संबंध में अकबर ने तीसरी नीति अपनाई, धार्मिक स्वतंत्रता की नीति। अकबर ने राजपूतों को धार्मिक स्वतंत्रता दी। उनके धर्म में अकबर ने हस्तक्षेप नहीं किया। राजपूत राजा अकबर के दरबार में तिलक लगा करके आ सकते थे।
राजपूत राजा अपनी प्रजा को तुलादान और झरोखा दर्शन दे सकते थे। तो राजपूतों के संबंध में अकबर ने मुख्य रूप से 3 नीतियां अपनाई थीं। सबसे पहले पुरस्कार एवं दंड की नीति, दूसरे चरण में वैवाहिक संबंधों की नीति और तीसरे चरण में धार्मिक स्वतंत्रता की नीति। अकबर की राजपूत नीति को मोटे तौर पर 3 चरणों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। प्रारंभिक चरण है अकबर के राज्यारोहण 1556 से लेकर के 1572 तक। द्वितीय चरण है 1572 से लेकर के 1578 तक और तृतीय चरण है 1578 से लेकर के अकबर की मृत्यु 1605 तक। प्रथम चरण में 1556 से 1572 तक अकबर ने राजपूतों के संबंध में पुरस्कार एवं दंड की नीति अपनाई थी। जिन राजपूत राजाओं ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अकबर ने उन्हें महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया, उन्हें आंतरिक मामलों में स्वायत्तता दी और उन्हें मुगलों की सुरक्षा की गारंटी दी। लेकिन जिन राजपूत राजाओं ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार नहीं की, सेना के माध्यम से उन राजपूत राजाओं पर अधिकार स्थापित किया गया। दूसरे चरण में अकबर ने राजपूतों का उपयोग साम्राज्य विस्तार में किया। दूसरे चरण का प्रारंभ होता है गुजरात विजय के साथ। अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात का विजय अभियान किया। गुजरात जीतने के उपरांत अकबर ने गुजरात का सूबेदार बनाया मिर्जा अजीज कोका को और सेना लेकर के आ गया आगरा के पास फतेहपुर सीकरी। लेकिन इसी बीच गुजरात में फिर से विद्रोह हो गया। तो अकबर को गुजरात के विद्रोह को कुचलने के लिए फतेहपुर सीकरी से गुजरात तक की 450 मील की दूरी मात्र 11 दिनों में कंप्लीट करनी पड़ी और दूसरी बार फिर से 1573 में गुजरात पहुंच करके अकबर ने वहां के विद्रोह को कुचल दिया। लेकिन इस अभियान के दौरान अकबर को यह सीख मिली कि यदि मैं राजस्थान के राजपूत राजाओं का ही उपयोग सैनिक अभियान में करूं तो मुझे फतेहपुर सीकरी से गुजरात नहीं आना पड़ेगा। और दूसरे चरण में अकबर राजपूत राजाओं का उपयोग साम्राज्य विस्तार में करने लगा। उदाहरण के लिए 1576 में अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के विरुद्ध एक राजपूत मान सिंह के ही नेतृत्व में सेना भेजी। लेकिन दूसरे चरण में अकबर को राजपूतों पर पूर्ण भरोसा नहीं था, इसलिए आप ये देखोगे कि दूसरे चरण में अकबर ने राजपूत सेनापतियों को भले ही मुख्य सेनापति बनाया, लेकिन उन पर नजर रखने के लिए किसी मुसलमान को सहयोगी सेनापति बना करके भेजा। हल्दी घाटी के युद्ध में मुख्य सेनापति मुगलों के मान सिंह थे, लेकिन सहयोगी सेनापति आसफ खां था। और दूसरे चरण में अकबर ने राजपूतों को सीमाओं पर आक्रमण करने के लिए नहीं भेजा, क्योंकि अभी उसे राजपूतों पर पूर्ण भरोसा नहीं था। वो ये सोचता था कि यदि राजपूत सीमावर्ती क्षेत्रों पर अभियान करेंगे और वहां अधिकार करेंगे तो हो सकता है कि वो सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लें। बट तीसरे चरण में 1578 से लेकर के 1605 के बीच में अकबर और राजपूतों के संबंध बड़े प्रगाढ़ हो चुके थे और अब अकबर राजपूतों पर पूर्ण विश्वास कर सकता था। इसलिए तीसरे चरण में अकबर ने राजपूत राजाओं को सीमावर्ती अभियानों पर भी भेजा और सीमाओं के सूबों का सूबेदार भी बनाया। उदाहरण के लिए अकबर ने 1580 में मान सिंह को काबुल अभियान पर भेजा, 1586 में भगवान दास को कश्मीर अभियान पर भेजा और मान सिंह को पहले काबुल का सूबेदार बनाया और बाद में बिहार एवं बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों का सूबेदार बनाया। तो अकबर की राजपूत नीति धीरे धीरे विकसित हुई है। अकबर की इस राजपूत नीति का क्या प्रभाव पड़ा? तो इससे मुगलों को बहुत सारे लाभ हुए। अकबर राजपूतों की सहायता से मिर्जाओं, उजबेगों, अफगानों को कुचल पाया। राजपूतों की सहायता से अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाया। राजपूतों से अच्छे संबंध स्थापित करके हिंदू प्रजा का समर्थन प्राप्त कर सका और मुगल राजपूत अच्छे संबंध स्थापित होने का एक सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि हिंदू और मुस्लिम जनता के बीच में एकता स्थापित हुई। लेकिन मुगल राजपूत नीति के नकारात्मक पक्ष क्या थे कि इससे
राजपूतों का बड़ा नुकसान हुआ। राजपूतों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। अब राजपूत मुगलों की हाथ की कठपुतली बन चुके थे। जो वैवाहिक संबंधों की नीति भी अपनाई गई थी वो भी एक तरफा थी। केवल राजपूत कन्याओं का विवाह मुगलों के साथ किया गया। मुगल कन्याओं का विवाह राजपूत घरानों में नहीं हुआ। और मुगल राजपूत नीति का एक नकारात्मक पक्ष यह था कि मुगल राजपूतों के बीच में जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे वो कभी भी स्थायी नहीं रह पाए। उसके पीछे मुख्य कारण ये था कि दोनों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध सूक्ष्म संतुलन पर आधारित थे। गलती से भी यदि राजपूतों का अपमान हो जाता था तो वो इतने आत्मसम्मानी व्यक्ति थे कि वो मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। इसलिए कभी भी मुगलों की राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण नीति स्थायी नहीं रह सकी। तो अकबर मुगल बादशाहों में ऐसा पहला मुगल बादशाह है जिसने राजपूतों का उपयोग मुगल साम्राज्य के विस्तार में किया। उसने अपने साम्राज्य के शत्रुओं को ही अपने साम्राज्य के निर्माण के उपकरण में तब्दील कर दिया। जो आपके शत्रु हैं वो अब आपके लिए साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। कितना बुद्धिमान व्यक्ति था अकबर। आगे चल करके अकबर का उत्तराधिकारी जब औरंगजेब बना तब उसने राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध की नीति को त्याग दिया और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। औरंगजेब के शासनकाल में कई राजपूत राजाओं ने विद्रोह किया और उन विद्रोहों को कुचलने के क्रम में मुगलों की आर्थिक एवं सैनिक क्षति हुई। बहुत सारे राजपूत राज्य स्वतंत्र हो गए। छत्रसाल बुंदेला ने स्वतंत्र बुंदेलखंड राज्य की स्थापना कर ली। चूड़ामन जाट ने स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना कर ली। मारवाड़ में राठौरों ने भी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप मुगलों की स्थिति कमजोर होती गई और मुगलों की पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो मुगलों ने राजपूतों से जब मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए तो मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ और जब ये मैत्रीपूर्ण संबंध समाप्त हो गए तो मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ये महत्व था भारत में राजपूत जाति का। राजपूत जाति का समर्थन प्राप्त है तो आप संपूर्ण भारत के सम्राट हो, और उनका समर्थन यदि आपने खो दिया तो आप राजा से कब रंक बन जाओगे आपको पता नहीं चलेगा।